Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. फ्रेंड्स, हम अपने नए लेक्चर के साथ अगेन आपके पास आए हैं। दुआ प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक आजकल चल रहा है दैट है चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज। इस पे हम बहुत सारे लाइक कुछ टॉपिक्स कवर भी कर चुके हैं। चैप्टर जो हमारी बायोलॉजी ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड की बुक है, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द बुक, जो मैं हर दफा आप लोगों को दिखाती हूँ। जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें शामिल हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, फंक्शन एंड देयर स्ट्रक्चर। रूट, इसमें स्टूडेंट्स जो जानवर और पौधों के जिस्म के सेल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। हर सेल्स जो है वो एक मखसूस किस्म का काम सर अंजाम देते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। तमाम ये कोऑर्डिनेशन जो है इसकी वजह से जानदार जो है वो अपनी जो रेगुलर ये नॉर्मल लाइफ है वो गुजारते हैं। सेल्स अगर हम बात करें, कुछ सेल्स की जिनकी अगर हम बात करें कि वो कैसे मॉडिफाइड हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, तो उनको आज हम कुछ उनमें से सेल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे रूट हेयर सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, द सेल एज एन ओपन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एंड देन जाइलम रेजोनेंस। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें हमारे पास जो अगर हम इसकी बात करें रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो फर्स्ट सेल है वो है हमारा रूट हेयर सेल। रूट हेयर सेल जो है ये अगर आप इसको देखें तो इसका जो क्योंकि इसका क्या काम है रूट हेयर का, रूट हेयर का काम ये है कि ये जमीन से पानी को जज़्ब करता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट जो डिजोल्व मिनरल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो सेल टाइप है या सेल का स्ट्रक्चर है वो इलोंगेटेड होना चाहिए, यानी ये जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ज्यादा इनके लिए जो है वो आराम से पानी को जज़्ब करना आसान होगा। तो इसीलिए आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटेंडेड होता है, और ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ये लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है ताकि मैक्सिमम पानी को जज़्ब कर सकें, और जो है वो मिनरल्स और सॉल्ट सॉइल के जरिए इनके अंदर दाखिल हो सके। दूसरे जो एग्जाम्पल है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये फ्लैट होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ये डिस्क शेप के होते हैं और हल्के से बाइकनकेव होते हैं। ये जो इनका पूरा स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली इनको ये सपोर्ट फराहम करता है कि जो गैसुअस एक्सचेंज है, सपोज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इजी हो जाता है क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन क्विकली कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर मौजूद होती है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होने की वजह से अगर ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा ना हो तो डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो। लेकिन क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत फ्लैट होता है और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्विकली जज्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्विकली इन इसके जो बॉडी है उससे बाहर खारिज हो जाती है। ये इसकी पिक्चर भी आप स्लाइड में देख सकते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट है और सरफेस एरिया आप देख लें कि इसका कितना ज्यादा है। थर्ड एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल जो होते हैं वो एक ओपन सिस्टम के तौर पर भी काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि सेल एक मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है
उसको ऑफ कोर्स हर सेल में ही एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। तो जो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर आते हैं। फिर वो अपना जो स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म का जो भी एक्टिविटी है उसको अंजाम देते हैं। इसके इसके दौरान जो बाई प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं या जो बनती हैं, या तो सेल उन बाई प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करता है या इसको दूसरे सेल को पहुंचा देता है। यहाँ पर समटाइम इन बाय प्रोडक्ट्स को जमा किया जाता है अगर ये ज़रूरी होती हैं, और अगर ये ज़रूरी नहीं होती हैं तो इनको बाहर एक्सक्रीट आउट या खारिज कर दिया जाता है। तो इट मीन्स सेल जो है वो अपने ओपन सिस्टम के तौर पे भी काम करता है और डिसाइड करता है कि इधर जो प्रोडक्ट्स उसके अंदर या बाय प्रोडक्ट्स बनी है उसकी उनको खुद ज़रूरत है या दूसरे सेल्स को ज़रूरत है और वटेवर। तो उसके मुताबिक सेल जो है वो जो डिसीजन लेने के बाद जो भी वर्क करना है, जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल जो आपके सामने है, जो मॉडिफिकेशन के बारे में हमें बताती है, दैट इज द जाइलम वेजल्स। अगर जाइलम वेजल्स को हम देखें तो ये बीच से हॉलो होती हैं, और इनका फंक्शन मेन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करती हैं लाइक वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑफ द प्लांट्स बॉडी। ठीक है ना। तो इनका काम ये है, क्योंकि इनका काम ही यही है कि ये मिनरल सॉल्ट्स और पानी को ट्रांसफर करेंगी, इसलिए अंदर से ये हॉलो होती हैं। और ये जो हॉलो पैसेज है, ये एक्चुअली बड़ा एरिया प्रोवाइड करता है पानी और मिनरल्स को, कि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो है वो थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में भी इस पर बात की थी कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। वो सेल्स हैं जो कि सिंगल सेल को हम प्रोकैरियोट कहते हैं, और यूकैरियोट मींस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया हैं, ये इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई, ये सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, ये इंक्लूडेड होते हैं। अब नाउ हमने एक्चुअली इसमें बात करनी है मेन टॉपिक की, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अगर हम लाइक पहले उस पर बात करें तो प्रोकैरियोट में, जैसे मैंने आपको बताया भी था, इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। यूकैरियोट्स में मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोटिस्ट होते हैं, देन जिसकी एग्जांपल अमीबा वगैरह भी हैं, देन फंजाई है, प्लांट्स है, एंड एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। सेकंड जो इनका डिफरेंस है वो है इनके न्यूक्लियस में। यूकैरियोटिक सेल में एक क्लियर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप में जो होता है वो लिपटा लिपटा हुआ होता है या इनक्लोज्ड होता है। जबकि प्रोकैरियोट में एक तो क्लियर न्यूक्लियस ही मौजूद नहीं होता। ठीक है। और जिसकी वजह से जो डीएनए होते हैं वो साइटोप्लाज्म में सेंटर में मौजूद तो होते हैं, लेकिन किसी एनवेलप में इनक्लोज नहीं होते हैं। सही है। इस जो इलाका है या जो एरिया है जहां पर ये साइट डीएनए प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, इस एरिया को न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ठीक है। तो ये एक खास रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अदरवाइज प्रोकैरियोट्स में कोई ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि मैंने आपको बताया कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा डीएनए, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली उनका ताल्लुक हो रहा होता है, क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए का कोई डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के साथ ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि इनके डीएनए के गिर्द एक न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होता है। ठीक है। इसके अलावा इनका डिफरेंस ये भी है कि ऑर्गेनील्स जो हैं प्रोकैरियोट्स में, उनके गिर्द कोई भी किसी भी किस्म की कोई लाइक दे आर नॉट बाउंडेड विद एनी मेम्ब्रेन, उनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं होती हैं। जितने
भी ऑर्गेनील्स मौजूद हैं। जबकि यूकैरियोट्स में, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बिक्यूल, इन सब में आप देखेंगे कि दे आर बाउंडेड विद अ प्रॉपर मेम्ब्रेन, उनके गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा इनके जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और वो फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, वो पूरे साइटोप्लाज्म में पूरे तरीके से फैले हुए होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में आपको पता है कि नंबर वन तो ये कि राइबोसोम्स का साइज जो होता है वो एक प्रॉपर राइबोसोम का साइज होता है, जिसको इवन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख भी सकते हैं। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, कुछ फ्री भी होते हैं राइबोसोम, जैसे हमने डिस्कस किए थे कि दो टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ भी अटैच्ड होते हैं। जबकि इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, वो किसी चीज के साथ अटैच नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो होती है वो सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी हुई होती है, सेलुलोज एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोट्स में सेल वॉल जो है वो प्रॉपर सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में इसके अलावा जो सेल का साइज है वो कंपैरेटिवली, अगर हम उसका कंपैरिजन करें यूकैरियोट्स के साथ, तो दैट इज स्मॉलर। जबकि यूकैरियोट्स में जो सेल का साइज है वो प्रोकैरियोट्स के मुकाबले में बड़ा होता है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होता है। दिस इज ओवरऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा, बिकॉज इसकी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम पहले कर चुके हैं, प्रोकैरियोट्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, यूकैरियोट्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। कुछ चीज़ समझ नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जजाकुमुल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।